हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। आइए रीड करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट में पहुँचेंगे। ठीक है। देखिए, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of copper is given 9 × 10⁻³ kg per meter cube and its atomic mass 63.5 unit. Take Avogadro number. देखिए, इस पहले वाले पार्ट में हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहे हैं और करंट दिया हुआ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में एक ही रिलेशनशिप अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और वो रिलेशनशिप क्या होता है? I = ENA/VD। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो ये आएगा फॉर्मूला I/ENA। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है और जो नहीं दिया हुआ है कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे I की वैल्यू दिया हुआ है। I की वैल्यू कितना है? 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। करंट की वैल्यू दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। E का मतलब होता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और वो सबको पता है। ठीक है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो बच गया सिर्फ n की वैल्यू। ठीक है ना, तो स्मॉल n की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए हमारे पास कुछ क्लू दिया हुआ है, और वो क्लू क्या है? तो उसमें हमको एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। तो कैसे हम लोग डेंसिटी से और एवोगैड्रो नंबर से n की वैल्यू निकालेंगे? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो n है वो एक्चुअल में है क्या। तो n जो होता है वो नंबर डेंसिटी होता है, और नंबर डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ चार्जेज अपॉन वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ चार्जेज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ चार्जेज हैं, ये हमें ये स्मॉल n की वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो देखो, तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका डेंसिटी दिया है कॉपर एटम का, वो दिया है 9.0 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो अच्छा, इस डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब में इतना kg होता है। 9 × 10⁻³ kg, यही इसका मतलब हुआ ना। पर kg का मतलब ये होता है, पर मीटर क्यूब का मतलब होता है कि हर एक मीटर क्यूब में 9 × 10⁻³ kg होता जाएगा कॉपर। ठीक है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब, इसको हम लोग वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻³ kg हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि एक यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास होता है कॉपर का। ठीक है ना, तो इस मास को हम लोग थोड़ा ग्राम में चेंज कर लेते हैं। क्यों ग्राम में चेंज कर लेते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है, मैं अभी बताऊँगा। तो ये हो जाएगा 9 × 10 के पावर, ये 3 kg है तो इसको 6 ग्राम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻6 ग्राम हो गया। ठीक है ना, तो ये हमें निकल गया कि 1 मीटर क्यूब में कितना ग्राम होता है कॉपर एटम। ठीक है ना। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो एटॉमिक मास दिया हुआ है ना, ये एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है। और आप लोग कई बार यूज़ किए होंगे केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, कि ये जो एटॉमिक मास यूनिट है 63.5, अगर मैं इसको ग्राम लिख दूं, जो कि एटॉमिक मास यूनिट में है, अगर मैं इसको ग्राम लिख दूं तो ये किसका ग्राम हो जाता है, किसका मास हो जाता है? तो ये एवोगैड्रो नंबर के उस एलिमेंट के एटम का मास हो जाता है। तो कितना होता है? 6 × 10⁻23 एटम। ठीक है ना, जो भी एटॉमिक मास यूनिट दिया है, अगर हम उसको ग्राम लिख लें तो जिसका ये एटॉमिक मास यूनिट है, चाहे वो कॉपर का है, चाहे वो सोडियम का है, किसी भी एलिमेंट का हो, तो अगर उसको ग्राम लिख लें तो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के 6 × 10⁻23 एटम का ये मास हो जाता है। ठीक है ना, ये रिलेशन जो है आप लोग कई बार यूज भी किए होंगे केमिस्ट्री में और आगे भी आएगा बहुत बार। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लेना कि जो भी एटॉमिक मास यूनिट दिया है उसको ग्राम लिखो, और जब ग्राम लिखोगे तो उसी एलिमेंट के इतने नंबर ऑफ एटम के वो मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें इतना ग्राम नहीं चाहिए, हमको चाहिए 9 × 10⁻6 ग्राम में कितना एटम होता है, हमको ये पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 ग्राम का निकाल लेंगे। तो 1 ग्राम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻23 अपॉन 63.5। ठीक है, तो ये 1 ग्राम का निकल गया। जब 1 ग्राम का निकल गया तो अब निकल जाएगा 9 × 10⁻6 ग्राम में कितना होगा?
तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 9 इंटू 10⁻6। तो 9 इंटू 10⁻6 ग्राम में इतना नंबर ऑफ एटम होता है, ठीक है ना। और हमें कहा गया है कि जो नंबर ऑफ एटम है कॉपर का, वो हर एक एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो हमसे ये बताया गया है कि जो एक कॉपर एटम है वो एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए हम रफली उसको एज्यूम कर लेना है। तो जितना नंबर ऑफ कॉपर एटम होगा, और एक कॉपर एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर कंट्रीब्यूट करा रहा है अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में, तो डेफिनेटली जितना नंबर ऑफ कॉपर एटम होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा एन की वैल्यू होगा। क्यों एन की वैल्यू होगा, क्योंकि ये जो मास निकला था ये मास यूनिट वॉल्यूम के लिए था। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ से वी डी इक्वल टू आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ पे 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, अपॉन, इसको बीच में नोट कर लेते हैं, अपॉन ई की वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और स्मॉल एन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, इसको एज इट इज नोट कर लेते हैं। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करना चाहिए ताकि जो कटने पीटने वाला होता है वो कट जाएगा आसानी से। अपॉन 63.5 इंटू 9 इंटू 10⁶, ठीक है। और कुछ बचा क्या, हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बचा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया 1 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो वी डी की वैल्यू निकल जाएगा। तो कर लेते हैं, ये 63 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 63.5 अपॉन, नीचे देखो ये 1.6 है इंटू 6 और 9 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 10 के पावर को हम लोग एक साथ बैलेंस कर लेते हैं। तो 10 के पावर यहाँ पे 23 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -7 है और यहाँ पे माइनस क्या है 19 है। जो भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। आप लोगों को पता है कि अगर a के पावर m होगा इंटू a के पावर n, तो पावर क्या हो जाता है m के पावर a के पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाता है। क्लास 8 की बातें आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में। तो यहाँ से हम लोग वी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 63.5 अपॉन 1.6 इंटू 54 इंटू यहाँ पे 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो देखो 23 और 6 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है ना। और 29 में से क्या माइनस करना है 19 और 7 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 को माइनस करें तो आएगा 23, तो नीचे आ जाएगा 23, ठीक है। एक सेकंड 3 आएगा ना, 3 आएगा, ठीक। तो ये आ गया 10 के पावर 3। तो इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो बचा हुआ स्पेस है इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। देखो तो ये वी डी इक्वल टू आएगा, ये 1.5 और 1.6 लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसको जब डिवाइड करेंगे तो, और 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो लगभग सेम आ जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कटा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे अप्रॉक्सीमेशन लंबे चौड़े कैलकुलेशन में किया जाता है। तो ये हो जाएगा 63.5 अपॉन, नीचे हो जाएगा 54 और नीचे का जो 10 के पावर 3 है अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। अब 63.5 को 54 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा लगभग 1.1 इंटू 10 के पावर -3 मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए और फिर इसको स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि मैं सेकेंड पार्ट इसका बता सकूँ। ये है सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन एबव विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो देखिए आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि अगर हमारे पास कोई भी अगर मैटर है तो उस मैटर के पास कुछ थर्मल एनर्जी होता है। थर्मल एनर्जी का मतलब कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई भी अगर बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ अगर टेम्परेचर बता रहा है, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 केल्विन को कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है तो अगर उसके पास कोई ना कोई अगर टेम्परेचर है तो उसके पास हीट है,
और हीट है तो उसके पास एनर्जी है, और उस एनर्जी की वजह से जो उसके एटम होते हैं वो लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। आप लोग पता है कि जैसे वाटर को जब बॉयल किया जाता है तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है वैसे वैसे उसके जो मूवमेंट होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हम लोग से पूछ रहा है कि जो कॉपर एटम का जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कंपेयर करने के लिए कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, जो कि हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो इसके लिए आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम में जब आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्लास 11th में पढ़े थे आप लोग, तो वहाँ पे आप लोगों के पास एक इक्वेशन आया था और वो था कि VRMS इक्वल टू √3 kBT अपॉन m। VRMS इक्वल टू 3 kBT अपॉन m। यहाँ पे जो kB है, b यहाँ पे सफिक्स के रूप में होता है छोटा सा, तो जो kB है वोल्टमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है 1.38 इंटू 10 के पावर -23 जूल पर केल्विन, ठीक है ना। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। T यहाँ पे टेम्परेचर है और m जो होता है ये मास होता है। m क्या होता है यहाँ पे मास। तो m के सिस्टम में अगर रखेंगे तो मास को हम लोग kg में ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और जो T होता है वो टेम्परेचर होता है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 kB और m तीनों कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जितना अमाउंट हम ले रहे हैं मास का वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो जो VRMS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T का, मतलब कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका इंट्रामॉलिक्यूलर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कर रहा है, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के लिए हम लोग कोई भी रूम टेम्परेचर ले सकते हैं, और रूम टेम्परेचर आप लोगों को पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो टेम्परेचर अगर लेना होगा हम लोग तो 27 अगर ले लेते हैं तो थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 होता तो 273.15 होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं 273, और इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ये थोड़ा सा सॉल्व करना ईजी हो जाएगा न्यूमेरिकली, ठीक है ना। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे रख के हम लोग निकाल सकते हैं। तो VRMS इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू kB की वैल्यू कितना है 1.38 इंटू 10 के पावर -23, ठीक है, इंटू T की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 300 अपॉन m। m को हम लोग कितना रखेंगे, ये एक समस्या है। तो यहाँ पे एक एटम के लिए कह रहा है, कितने के लिए कह रहा है, एक एटम के लिए। तो मास भी हमको कितना रखना होगा, एक एटम का मास रखना होगा। तो कैसे निकालेंगे एक एटम का मास, वो भी kg में। तो पिछले क्वेश्चन में इसी का जो पिछला पार्ट था तो उसमें मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर दिया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट दिया जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग जब ग्राम में मेजर करते हैं, जैसे 63.5 जब ग्राम हमने कह दिया तो ये 63.5 कितने एटम के लिए होता है, जितना एवोगैड्रो नंबर में होता है। और एवोगैड्रो नंबर में कितने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। हम सिर्फ 6 इंटू 10 के पावर 23 लिख रहे हैं, ये एटम के लिए होता है इतना ग्राम। तो यहाँ से हम लोग एक एटम के लिए निकाल सकते हैं। तो एक एटम के लिए कितना हो जाएगा, तो एक एटम के लिए होगा 63.5 अपॉन 6 इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा। 1 एटम का ये इतना मास हो जाएगा ग्राम में। तो हमको m के सिस्टम में सॉल्व करना है तो मास को किस में रखना है, kg में रखना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, 1 एटम इक्वल टू 63.5 में 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, kg में हो जाएगा, अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 63.5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये ऊपर चला जाएगा। तो VRMS इक्वल टू आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, इंटू 1.38 इंटू 10 के पावर -23 अपॉन 63.5 इंटू 10 के पावर -3, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा है कि 10 के पावर यहाँ पे -23 और यहाँ पे 10 के पावर +23 है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो फिर बचेगा क्या, तो ये बचेगा हमारा, ये 900 है इंटू 1.38 और ये 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 6 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना है 63.5 और ये 10 के पावर जो -3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 342.5
0.57 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा VRMS की वैल्यू आ गया, जो कि थर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे थर्मल स्पीड बता रहा है, ठीक है ना। तो इसका कंपेयर करने के लिए कह रहा है किससे, जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाले हैं। तो कंपेयर करने का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा VRMS अपॉन VD इक्वल टू, तो VRMS की वैल्यू आया 342.57 अपॉन, और VD की वैल्यू आया था 1.1 इंटू 10⁻³ तो इनका जो रेशियो आएगा वही बताएगा कि कितना कौन ज़्यादा। यहाँ से देखने से लग रहा है कि 10⁻³ यानी कि बहुत ही छोटी वैल्यू बता रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और VRMS जो थर्मल स्पीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये एटम का है, ठीक है, 342 इंटू 57, 342.57, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे चल रहा हूँ। थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि सेकंड पार्ट का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। बी पार्ट में ये सेकंड पार्ट है। कह रहे कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन एबव विथ स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। कह रहा है कि अगर कोई भी, अगर जैसे कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब भी अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से अगर जोड़ते हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जो कि इमेजिनरी हम लोग पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, और निगेटिव साइड की जगह तरफ निगेटिव फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूर करता है कि इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो पाएँ। और जो जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि VD की जो वैल्यू आया था वो आया था 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्पीड होगा, और उससे इसको कंपेयर करने के लिए कह रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड होता है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से निकलता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12th में आप लोगों को जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो वहाँ पे ये मिलेगा कि कैसे कोई अगर इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, निकलना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी हो लगातार अगर चेंज हो रही हो, कभी बढ़ रही हो कभी घट रही हो, तो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होता है। कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेलोसिटी हो जाएगा अपॉन VD, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेलोसिटी कितना होता है 3 इंटू 10⁸, और ये कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से जो V इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो VD का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3 इंटू 10⁻11, और ये कितना गुना ज़्यादा होता है, तो लगभग जो है 3 इंटू 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेलोसिटी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।